बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम। 24 लेक्चर आज पढ़ेंगे, दैट इज़ एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी का ये मतलब, वैसे इसका जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो होता है बेनकाब करना, यानी कि आप कह लें कि अनवेल करना किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को आप सामने आश्कार कर दें, सामने ज़ाहिर कर दें। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग का भी ये मतलब है कि आप जिसमें सब कुछ खोल कर बयान कर दें, डिटेल से बता दें सब कुछ, ठीक है, कुछ भी छुपाएं नहीं। इसको देखते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ अ मोड ऑफ राइटिंग इन विच द पर्पस ऑफ द ऑथर इज़ टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और डिफाइन हीज और सब्जेक्ट टू द रीडर। कि क्या एक्सपोजिटरी राइटिंग एक राइटिंग का ऐसा मोड, ऐसा तरीका है जिसमें ऑथर यानी कि जो लिखने वाला है उसका ये पर्पस होता है, उसका ये मकसद होता है कि वो पढ़ने वाले को इन्फॉर्म कर दे, एक्सप्लेन करे, डिस्क्राइब करे, यानी कि हर चीज़ उसको बताए, उसकी तशरीह करे, उसको उसके बारे में बताए, उसको डिफ़ाइन करे, किसको बोला, उसके सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट है जिस बारे में राइटिंग है उसके बारे में सारी चीज़ें वो रीडर को बता दे ऑथर, ठीक है। एक्सपोजिटरी राइटिंग ऐसी राइटिंग होती है। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट इज मेंट टू एक्सपोज, ठीक है। एक्सपोज का मतलब है ना बेनकाब करना, आश्कार करना, किस चीज़ को सामने करना, वाजी करना। तो एक्सपोजिटरी से ही इसका मतलब पता चल रहा है कि इसका ये मतलब है किस चीज़ को एक्सपोज करना। इन्फॉर्मेशन एंड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज टाइप ऑफ राइटिंग बाय स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। वो कहते हैं जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में आपका कोई भी आपको क्वेश्चन है 20-25 मार्क्स का, तो आप उसमें एक्सपोजिटरी राइटिंग ही करते हैं ना, मतलब सारी डिटेल बताते हैं, डेफिनेशन, इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ आप उसमें बताते हैं। तो वो कह रहा है मोस्ट जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जो राइटिंग होती है स्टूडेंट की, वो एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। अ वेल रिटन एक्सपोजिशन रिमेन्स फोकस ऑन इट्स टॉपिक एंड प्रोवाइड्स फैक्ट्स इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म इट्स रीडर। वो कहता है एक अच्छा जो एक्सपोजिशन होता है, अच्छा वेल रिटन एक्सपोजिशन है, वो अपने टॉपिक पे रहता है और अपने टॉपिक के अबाउट ही प्रोवाइड करता है फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने रीडर को। इट शुड बी अनबाइस्ड, एक्यूरेट एंड यूज अ स्कॉलरली थर्ड पर्सन टून, ठीक है। अनबाइस्ड का आपको पता है, अनबाइस्ड का मतलब है आपने किसी चीज़ की तरफ बाइस नहीं होना, यानी कि आप दो चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, अगर डिफरेंस या कंपैरिजन कर रहे हैं, आपने एक चीज़ की तरफ बाइस नहीं होना, आपने एक चीज़ की तरफ झुकाव नहीं आपका होना चाहिए। एक्यूरेट हो यानी कि ठीक हो आपकी राइटिंग, और क्या हो, स्कॉलरली थर्ड पर्सन टून यूज़ करनी है, ठीक है। यानी कि अपना खुद को और रीडर को, यानी कि आई, मी एंड यू छोड़ के थर्ड पर्सन टून एक्सपोजिटरी राइटिंग में होती है, ठीक है। थर्ड पर्सन टून यूज़ करनी है। द टेक्स्ट नीड्स टू एनकम्पास ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, सारे पहलू आपने एक्सपोजिटरी राइटिंग में लिखने हैं, यानी कि सब कुछ उसमें बताना है। Examples of expository writing can be found in magazines and newspapers, articles, non-fictional books, travel brochures, business reports, memorandums, professional journals, and encyclopedia articles, and many other types of informative writing, ठीक है। ये सारी जो मिसालें आपको दी है, मुझे पता है आपको समझ आ गई होगी इनकी। मेमोरेंडम होता है बिजनेस राइटिंग में होता है, ठीक है, यानी कि एक बिजनेस का एक आप कह लें कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसको मेमोरेंडा कहते हैं, ओके। प्रोफेशनल जर्नल, इंसाइक्लोपीडिया भी ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, और ट्रैवल ब्रोशर्स होते हैं जो, और बुक्स, फिक्शियल स्टोरीज जो होती है, नॉन फिक्शियल स्टोरीज होती है, न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन, ये सारे के सारे आपके पास एग्जाम्पल है एक्सपोजिटरी राइटिंग की। मतलब इनमें एक्सप्लेनेशन होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, हर चीज़ एक्सपोज की जाती है, ठीक है। आपने अगर कोई नॉवल पढ़ा हो या कोई स्टोरी भी पढ़ी हो तो उसमें भी एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है एक टाइप ऑफ, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर एंड बेसिक फॉर्म्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग इज द 5 पैराग्राफ ऐसे। वो कह रहा है वन ऑफ द फेमिलियर फॉर्म क्या एक्सपोजिटरी राइटिंग की 5 पैराग्राफ वाला जो एक ऐसे है वो इसकी फेमिलियर फॉर्म है। ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स करते हैं। which features an introduction with a clear thesis statement, 3 main body paragraph and a conclusion, ठीक है। मतलब पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन होता है, बाकी 3 पैराग्राफ में बॉडी होती है उसकी ऐसे की, और लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन होता है। 5 पैराग्राफ ऐसे जो है ये एक बेस्ट एग्जांपल है एक्सपोजिटरी राइटिंग की, ओके। अब मुझे पता है कि आप सारा पढ़ के हमें डिस्कस करके आपको पता चल गया कि एक्सपोजिटरी राइटिंग होती क्या है। अब आगे हम देखते हैं कि सम एग्जाम्पल टॉपिक्स फॉर एक्सपोजिटरी राइटिंग। ये टॉपिक्स आपको दिए हैं, वैसे कितना अच्छा होगा इन सब टॉपिक्स पे आप अच्छे बच्चों की तरह एक्सपोजिटरी राइटिंग करें। 5 पैराग्राफ्स लिख लें, चलिए 5 नहीं 2 पैराग्राफ्स भी इन सारे टॉपिक्स पे लिख लेना, 16 टॉपिक्स पे, तो आप सारी ज़िंदगी कुछ भी भूल जाएँ, आप एक्सपोजिटरी राइटिंग नहीं भूलेंगे। और दूसरी बात है इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये टॉपिक्स बताए मैं उसने कि इन टॉपिक्स पे एक्सपोजिटरी राइटिंग, वैसे तो किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं, लेकिन उसने थोड़े से ये मेन किए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर तो आपने अच्छे बच्चों की तरह लिखना है इसमें, तो फिर तो मैं एक टॉपिक को आपको डिस्क्राइब कर दूँ,
अब देखें ना, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ, यानी कि ये ऐसी जो मतलब आप कह लें कि इलीगल चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स यानी कि जो बायोलॉजिकल आप कहें एटम बम हो गया और ये ऐसी चीज़ें सारे इनमें आते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारे ना साइंस के टॉपिक्स हैं। ओल्ड होम्स, इंटरनेट प्राइवेसी, ये बहुत वाइड टॉपिक है। इस पर तो आप 5 आप कह लें कि 5 पैराग्राफ की जगह इस पर तो आप 5 पेजेस भी आराम से लिख सकते हैं। और इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ऐसी मेडिकल इथिक्स, ठीक है, यानी कि मेडिकल के बारे में क्या उसकी कायदो ज़ाबिता, उसकी इथिक्स क्या है मेडिकल की प्रोफेशन की। कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं डेथ पनिशमेंट को, सजाए मौत को, ठीक है। इस पर भी आपने मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इन पे आप अच्छे बच्चों की तरह अगर 5 पैराग्राफ लिखें, एक्सपोजिटरी राइटिंग करें तो द बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज, मुश्किल होती है क्यों, क्योंकि आपको पता है उसमें आपने सारी डिटेल बतानी होती है, डिस्क्रिप्शन देनी होती है और एक्यूरेट भी देनी होती है, इसलिए मुश्किल तो होगी ना। अच्छा, उसके 3 रीज़न पढ़ते हैं जिस वजह से वो उसको मुश्किल कह रहा है। सम ऑफ योर आर्गूमेंट्स में बी इररेलेवेंट और अनरीजनेबल, हाँ कुछ आपकी बातें इररेलेवेंट और अनरीजनेबल हुई तो वो डेफिनेटली रीडर को डिट्रैक्ट कर देंगी। द रीडर में डिसएग्री विद यू स्ट्रांगली, वो सख्ती से आपकी वो इतनी डिटेल पढ़ के वो अगर आपके टॉपिक से डिसएग्री करता हो, तो जिस टॉपिक के बारे में आपने इतनी सपोर्टिंग डिटेल्स दी है तो वो डेफिनेटली स्ट्रांगली डिसएग्री हो जाएगा आपसे रीडर, ये भी मसला है। These topics are more difficult than writing, for example, about a person or place you well known. हाँ, अगर आप किसी इंसान के बारे में यानी कि कायद आज़म के बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं, लामा इकबाल के बारे में लिख रहे हैं, या माई फेवरेट पर्सनैलिटी पे आप ऐसे लिख रहे हैं, या किसी प्लेस पे आपने कहा मरी का विजिट है, या आपने कहीं और विजिट किया है, या आपका कहीं भी अब्रॉड विजिट है, आप उसके बारे में ऐसे लिख रहे हैं, तो वो तो बहुत आसान है। उसकी निस्बत ये जो एक्सपोजिटरी राइटिंग है ये डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। इसमें इन जो मैंने आपको बताई ना चीज़ें, इसमें भी एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन जो ऊपर टॉपिक दिए गए या जो आप कह लें वो आपको स्पेसिफिकली एक्सपोजिटरी राइटिंग कह रहा है, वो कह रहा है कि वो डिफ़िकल्ट होती है इन 3 रीजन्स की वजह से। आगे आपको बता रहा है एक्सपोजिटरी राइटिंग की गाइडलाइंस यानी कि ये हदायत पर अपने अमल करना है जब भी आप एक्सपोजिटरी राइटिंग करने लगे। पहला, कीप योर टेम्पर, यानी कि आपने गुस्से इमोशनल्स और अपने जो फीलिंग्स है ना उसको बहुत ख्याल रखना है। वही नॉन बाइस्ड वाली बात, अनबाइस्ड लेके आपने लिखना है, अपने फीलिंग्स का ख्याल रखना है कि दूसरे की इमोशंस भी नहीं हर्ट करनी और अपनी भी इमोशंस नहीं हर्ट करनी। टेम्पर को आपने कीप योर टेम्पर, ओके। डू नॉट अटैक पीपल ऑफ अ डिफरेंट रेस और रिलीजन, दूसरे मज़हब के लोगों पे, दूसरी नस्ल के लोगों पे अटैक नहीं करना, वही अनबाइस्ड वाला फॉर्मूला है यहाँ भी। कंसीडर बोथ साइड्स ऑफ द टॉपिक, आप जो टॉपिक लिख रहे हैं शीशे की मिरर के आईने के दोनों तरफ देखें, एक साइड ना देखें। हमेशा जो लोग एक साइड देखते हैं वो धोखा खा जाते हैं, धोखा नहीं खाते बल्कि वो जलील होते हैं फिर, क्योंकि एक साइड ट्रुथ नहीं ना बताती। ट्रुथ का तो आप तभी आइडिया कर सकते हैं ना जब आप दोनों साइड्स पे देखें। कोई भी बात है, कोई स्टेटमेंट है, कोई सिचुएशन है, कोई भी फैक्ट है, तो आप उसके बोथ साइड्स पे देख के आप फैसला डिसीजन लेंगे। हमेशा एक साइड पे लेंगे तो आप मार खाएंगे। ओके, डोंट एग्जैजरेट नहीं करना, यानी कि मुबालगा राय नहीं करनी। एक चीज़ के बारे में शुरू हो गया तो इतनी लंबी लंबी छोड़ने लग जानी है, एग्जैजरेट का ये मतलब होता है, ठीक है। प्रोवाइड प्रूफ और एग्जाम्पल्स इफ यू मेक अ क्लेम और स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट या कोई फैक्ट या कोई क्लेम बता रहे हैं ना आप कि जब मैंने जैसे कहा ये बात ऐसे है, तो उसके आप प्रूफ या एग्जाम्पल प्रोवाइड करें, आप उसको एविडेंस दें पढ़ने वाले को, ताकि उसको यकीन हो कि यार ये ऐसे बात नहीं कर रहा है, ऐसे गप नहीं लगा रहा है, ये प्रूफ से बात कर रहा है, ये आप कह लें सबूत से बात कर रहा है, ठीक है ना। अवॉइड डॉगमेटिक वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, ओनली, एक्सेट्रा। हाँ, ये फजूल से लफ्ज़ है ना कि हाँ डेफिनेटली ऐसे ही होगा, ऑलवेज ऐसा होता है, नेवर एवर, ओनली, ये मतलब फजूल लफ्ज़ हैं जो आपकी राइटिंग को फजूल में तूल देते हैं। वो पहले एक्सपोजिटरी राइटिंग है तो फिर आप ये वाले वर्ड यूज़ करेंगे तो उसको फजूल बना देंगे आप। इनसे अवॉइड करें, हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि इनसे अवॉइड करें, तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो फिर आपने इसको पुट करना ही है। अच्छा, एक्सपोजिटरी राइटिंग की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए? पहले ओपनिंग पैराग्राफ हो जिसमें आप इंट्रोडक्शन वगैरह बताएं, फिर आगे डिस्कस द बोथ साइड्स। अगर आप किसी चीज़ के आप कह लें कि किसी चीज़ के आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेज जिक्र करें, फिर आप बोथ साइड कि हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो हमें दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखें, ऐसे करके ना बोथ साइड्स को डिस्क्राइब करें। फिर आप अपनी ओपिनियन दें, और अपनी ओपिनियन आपकी हमेशा नॉन बाइस्ड ओपिनियन होनी चाहिए, ठीक है। आपकी ओपिनियन फैक्ट्स पे, एविडेंस पे, फिगर्स पे बेस करनी चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। और नेक्स्ट लास्ट पे आप अपना कंक्लूजन दे दें, कंक्लूडिव पैराग्राफ दे दें, ओके। आगे पैराग्राफ में उसमें मुझे लगता है उसमें हमें एक्सपोजिटरी राइटिंग करके दिखाई हुए, देख लेते हैं क्या है। पैटर्न नेम, ये तो सारे पैटर्न चल रहे हैं। आगे रिटन एंड ग्राफिक एग्जाम्पल ऑफ द पैटर्न। डिस्क्रिप्शन देखें, द ऑथर डिस्क्राइब्स द टॉपिक बाय लिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स। इट प्रोवाइड डिटेल अबाउट हाउ समथिंग लुक्स, फील्स,
टेस्ट, स्मेल्स, मेक्स वन फील और साउंड। वो कह रहा है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ऑथर क्या करता है, उसकी खुसूसियात बताता है, उसके सारे के सारे फीचर्स बताता है उस चीज़ के या जिसके बारे में वो राइटिंग कर रहा है अपने सब्जेक्ट के, ठीक है, मिसालें बताता है और सारी डिटेल प्रोवाइड करता है, जिससे पढ़ने वाले को ये पता चलता है कि वो चीज़ अगर दिखने वाली है तो वो कैसी दिखती है, अगर वो कुछ फील करने वाली चीज़ है तो कैसी फील होगी, अगर वो कोई किसी आप कह लें रेसिपी के बारे में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहा है तो रीडर को पता चलेगा कि उसका टेस्ट, स्मेल वगैरह कैसी होगी। मतलब वो राइटिंग, वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपकी, सॉरी डिस्क्रिप्टिव कह रही हूँ, एक्सपोजिटरी राइटिंग पढ़ के ना रीडर को इस चीज़ के बारे में मुकम्मल अंदाज़ा हो जाए कि वो चीज़ है कैसी। मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी राइटिंग में उसको प्रोवाइड कर देनी है कि उसको अंदाज़ा हो जाए कि वो चीज़ है क्या, ठीक है। क्यू वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल द करेक्टरिस्टिक्स आर, एक मिसाल देखते हैं हम। एक्सपोजिटरी एसे आर रिटन बाय स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, कि स्टूडेंट्स लिखते हैं अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अपना नॉलेज और अपने अंडरस्टैंडिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि कितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट माइट यूज़ अ डिस्क्रिप्टिव पैटर्न टू एम्फसाइज द फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टॉपिक। हो सकता है वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न यूज़ करे। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में क्या होगा, वो सारी चीज़ें अपने टॉपिक के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर डिस्क्राइब करेगा, उनकी डिटेल बताएगा, ठीक है। Sequential writing emphasizes the order of events, listing items in numerical or chronological order. Chronological order आपको पता है क्या होता है, numerical order भी ऐसे ही नंबरिंग वाइज जो ऑर्डर होता है, यानी कि अगर 10 है तो वो पहले आएगा, 15 आ रहा है तो वो बाद में आएगा, ठीक है, numerical orders. लिस्टिंग आइटम्स का भी ऐसे ऑर्डर, या तो वो ऐसे ऑर्डरली मैनर में चलेगा, या वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में चलेगा, या A writer might use a comparison or contrast pattern to emphasize the similarities or difference between two topics. अच्छा, एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जो हम पैटर्न पढ़ रहे हैं ना, अभी ये ऊपर हमने डिस्क्रिप्टिव पैटर्न यूज़ किया, उसके बाद हमने सीक्वेंटल राइटिंग के बारे में डिस्कस किया, अब आगे हम एम्फेसिस पैटर्न के बारे में, सॉरी कंट्रास्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे पैटर्न आपने ये बात याद रखनी है, एक्सपोजिटरी राइटिंग के में ही आ जाते हैं ये सारे, ठीक है। इन सब में एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है, यानी कि कंट्रास्ट में आप स्पेसिफिकली कंट्रास्ट पे तवज्जो देंगे, कंट्रास्ट करेंगे, ठीक है, नेम से हो रहा है ना, लेकिन है ये सारे एक्सपोजिटरी राइटिंग। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम एक्सपोजिटरी राइटिंग पढ़े थे तो हम ये कहाँ चले गए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वो कह रहा है कि कंपैरिजन कंट्रास्ट में क्या करते हैं, दो टॉपिक के बारे में आप डिफरेंस और सिमिलरिटीज डिस्कस कर ली। A cause and effect pattern shows the relationship between events, while a problem solution pattern shows a different kind of relationship that discuss a problem and suggestion, ठीक है। ये पैटर्न डिफरेंट, ये हमने ऊपर आई थिंक सो डिस्कस किए हुए हैं। कॉज इफेक्ट पैटर्न है, उसके बाद कंट्रास्ट पैटर्न है, उसके बाद ऊपर हमने डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पढ़ा, और यहाँ वो और एक पैटर्न बता रहा था, हाँ ये कॉज इफेक्ट पैटर्न बता दिया उसने हमें। ये सारे पैटर्न है, ये सारे एक्सपोजिटरी राइटिंग में ही आ जाते हैं। वेरिएशन ऑफ दिस पैटर्न आर समटाइम्स यूज्ड एज वेल एज अ कम्बिनेशन ऑफ पैटर्न टू क्रिएट एन एक्सपोजिटरी राइटिंग ऐसे। वो कह रहा है कि ये सारे पैटर्न मिलके भी एक एक्सपोजिटरी ऐसे बना सकते हैं, और अलग-अलग पैटर्न भी एक एक ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करता है, जैसा वो होगा फिर वैसी सिचुएशन में आप लिखेंगे। अच्छा, और आप क्या करें, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, सीक्वेंस बना लें, देखें 1 2 3 सीक्वेंस है ना नंबरिंग आपकी। द ऑथर लिस्ट आइटम्स और इवेंट्स इन न्यूमेरिकल और क्रोनोलॉजिकल आर्डर। न्यूमेरिकल आर्डर में मतलब 1 पहले, 2 बाद में, 3 5 पहले तो नहीं ना, अब आ गया 4 बाद में तो नहीं ना है। न्यूमेरिकल जैसे हैं न्यूमेरिक्स वैसे ही ऑर्डर चल रहा है, इसको न्यूमेरिकल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल आर्डर भी ऐसे ही होता है, करीब करीब, हमने उसको डिस्कस किया हुआ पीछे। अच्छा, क्यू, अब क्यू का मतलब है कि आपको कोई, आप कह लें कि आपको कोई क्यू दे रहा है, कोई सुराग दे रहा है कि फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड, ये सीक्वेंस ऑर्डर हमने पढ़ा ना, सीक्वेंटल राइटिंग, ये सीक्वेंटल सीक्वेंस से ही बनी है राइटिंग, ठीक है, कि आप सीक्वेंस में चलेंगे, जैसे सीक्वेंस है वैसे वैसे आप बताते रहेंगे। अच्छा, इसमें उसने बताया कि एक्सपोजिटरी राइटिंग इज इंटेंडेड टू कन्वे द राइटर्स नॉलेज अबाउट अ टॉपिक। आप राइटर का नॉलेज जो टॉपिक के बारे में है वो कन्वे करना चाह रहे हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग है, ठीक है। उसका सारा का सारा जो उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है ना, वो एक्सपोजिटरी राइटिंग में वो एक्सप्रेस कर देगा राइटर। वाइल डिफरेंट पैटर्न्स में बी एम्प्लॉय टू क्रिएट द ऐसे, एवरी ऐसे कंटेन्स द सेम फीचर। वो कह रहा है कि जो पैटर्न हमने डिस्कस किए ना अभी ऊपर, कि आप डिस्क्रिप्टिव पैटर्न ले रहे हैं या सीक्वेंटल पैटर्न ले रहे हैं या आप काज और इफेक्ट वाला पैटर्न ले रहे हैं, तो वो ऐसे डिस्क्राइब करने के लिए आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, होगी वो आपकी एक्सपोजिटरी राइटिंग है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऐसे हर ऐसे के सेम फीचर्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, थीसिस, बॉडी पैराग्राफ और एंड पे हो गया कंक्लूजन। ये हर कोई भी ऐसे हो, किसी भी टॉपिक का हो, उसमें ये बातें सेम है, ये आपने याद रखनी है बात, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखने लगे तो आपने ये चारों पॉइंट्स उसमें डिस्कस करने हैं, मेनली इनको आपने डिस्कस करना है।
अब बताया कि इंट्रोडक्शन क्या फर्स्ट पैराग्राफ होता है ऐसे का, और इंट्रोडक्शन कंटेन द थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट जिसको हम टॉपिक सेंटेंस नहीं पढ़ते रहे पीछे, उसको आप थीसिस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या है, आपको बताएगा कि आपके ऐसे में क्या है। वन सेंटेंस दैट समराइज द मेन आइडिया ऑफ दैट से, अब उसने थीसिस स्टेटमेंट की आपको डेफिनेशन भी बता दी कि एक ऐसा स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट होती है जो आपके मेन आइडिया को ऐसे के समराइज कर दे, उसको आप थीसिस स्टेटमेंट या टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। द बॉडी पैराग्राफ फॉलोज द इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन द मेन टॉपिक्स, ठीक है। बताएगी कि ये पहले आप ये डिस्कस करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। लास्टली द कंक्लूजन द फाइनल पैराग्राफ दैट रिस्टेट्स द मेन टॉपिक्स एंड थीसिस। एवरी एक्सपोजिटरी ऐसे कंटेन्स दीज फीचर्स इन द ऑर्डर। वो कह रहा है कि जो भी एक्सपोजिटरी ऐसे है वो उसमें ये सारे फीचर्स होंगे, इंट्रोडक्शन, थीसिस, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन, ठीक है। और इसी ऑर्डर में होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप भी एक्सपोजिटरी ऐसे कभी आपको लिखना पड़े तो आपने इसको पैटर्न को माइंड में रख के आपने लिखना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंपैरिजन। द ऑथर एक्सप्लेन्स हाउ टू और मोर थिंग्स आर अलाइक। बताएगा कंपैरिजन में, बताएगा ना कि दो चीज़ें एक जैसी कैसी हैं, ये उसने लिखा, फिर अब ये दो चीज़ों के बारे में बता रहा है। ये नज़र आ रहा है ना आपको? अच्छा, एंड आर हाउ दे आर डिफरेंट। बताएगा कि उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं या उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। अ कंपैरिजन ऐसे यूजली डिस्कस द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द टू थिंग्स व्हाइल द कॉन्ट्रास्ट ऐसे डिस्कस द डिफरेंसेस। ये बात आपने याद रखनी है। कंपैरिजन ऐसे क्या बताता है, हमें ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ बताता है, ठीक है। ज़्यादातर उसने कहा है कि हमेशा नहीं ऐसा होता, मोस्टली ऐसा होता है कि कंपैरिजन ऐसे जनरली हमें सिमिलैरिटीज़ बताता है। और कॉन्ट्रास्ट वैसे भी कहते हैं ना मुआवजे को, मुकाबला करने को, तो कॉन्ट्रास्ट ऐसे जो होता है हमें डिफरेंसेस बताता है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना है। क्यू वर्ड इसमें कौन से होते हैं कि डिफरेंट, कॉन्ट्रास्ट, अलाइक, सेम, एज, ऑन द अदर हैंड, जो ऊपर हमने पढ़े हैं ना, जो ट्रांजिशनल वर्ड्स पढ़े थे ना लास्ट लेक्चर में, वही तकरीबन इसमें डिस्कस हो रहे हैं। ओके अच्छा, एग्जांपल और कंपेयर और कंट्रास्ट के बारे में हमें वो डिस्क्रिप्शन बताएगा कि एक्सपोजिटरी राइटिंग हैज़ डिस्टिंक्ट फीचर दैट डिस्टिंग्विश्ड इट फ्रॉम क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। वो कहता है एक्सपोजिटरी राइटिंग के कुछ अपने फीचर्स हैं, अपने पहलू हैं जो उसको क्रिएटिव राइटिंग से डिफरेंट बनाते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, मुमताज़ बनाते हैं। द कॉन्टेंट ऑफ एन एक्सपोजिटरी ऐसे इज़ फैक्चुअल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, वाइल द कॉन्टेंट ऑफ अ क्रिएटिव स्टोरी इज इमेजिनेटरी एंड सिंबॉलिक। डेफिनेटली क्रिएटिव स्टोरी कहते हैं उसको जो आप खुद से बनाएं, तो उसका कॉन्टेंट इमेजिनेटरी होगा, सिंबॉलिक होगा, और जो एक्सपोजिटरी ऐसे है उसका फैक्चुअल होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। डेफिनेटली वो आपकी चीज़ें पढ़ी लिखी याद की भी होंगी ना जो आप एग्जाम्स में लिखते हैं, और क्रिएटिव स्टोरी तो फिर आप खुद से गढ़ते हैं, मन गढ़त एक किस्म की होती है, तो वो इमेजिनेटरी और सिंबॉलिक होती है। ये एक डिफरेंस वो बता रहा है आपको एक्सपोजिटरी का और क्रिएटिव राइटिंग का। एक्सपोजिटरी ऐसे आर रिटन फॉर अ जनरल ऑडियंस बट क्रिएटिव स्टोरीज आर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस, ठीक है। ये भी इसमें एक डिफरेंस आ गया कि वो जनरल ऑडियंस के लिए लिखा जाता है और ये स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए लिखा जाता है। द राइटिंग स्टाइल ऑफ एन एक्सपोजिटरी ऐसे इज फॉर्मल, स्टैंडर्ड एंड एकेडमिक, वाइल अ क्रिएटिव स्टोरी यूजेस एन इनफॉर्मल आर्टिस्टिक स्टाइल। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एक्सपोजिटरी ऐसे सिस्टमैटिक एंड डेलिब्रेट, ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिएटिव स्टोरीज मोर आर्बिट्रेरी एंड आर्टिस्टिक। यानी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है सिस्टमैटिक से मुराद है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक्सपोजिटरी ऐसे की क्या ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी पैराग्राफ, देन कंक्लूडिव पैराग्राफ होगा, ठीक है। सिस्टमैटिक है ना, तो जबकि वो कह रहा है जो क्रिएटिव है उसकी आर्टिस्टिक होती है, आर्बिट्रेरी होती है, वो आपको एक रूल और रेगुलेशन के मुताबिक नहीं चलना पड़ता क्रिएटिव राइटिंग में। फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ राइटिंग इज द पर्पज ऑफ द टेक्स्ट। एन एक्सपोजिटरी इज रिटन टू इन्फॉर्म एंड इंस्ट्रक्ट। वो कह रहा है पर्पस पे डिफरेंस करता है कि एक्सपोजिटरी का मतलब क्या होता है। एक्सपोजिटरी ऐसे आप इन्फॉर्म करने के लिए या किसी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए लिखते हैं। क्रिएटिव स्टोरी आप लिखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए एंड कैपिटिवेट करने के लिए, ठीक है। ये उसका पर्पज़ है। अब आगे काज एंड इफेक्ट का हम जिक्र करने लगे हैं कि द ऑथर फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इवेंट्स। काजेस इफेक्ट में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स का रिलेशनशिप जो है उस पर फोकस करता है, या रिलेशनशिप पे या एक्सपीरियंस पे। द ऐसे कुड डिस्कस बोथ काजेस एंड इफेक्ट्स और इट कुड सिंपली एड्रेस वन और द अदर। अ काज ऐसे यूजली डिस्कस द रीजंस वाई समथिंग हैपन, ठीक है। कॉज का मतलब ही वजह है, तो कॉज ऐसे आपको रीज़न ही बताएगा ना कि कुछ क्यों होता है, और इफेक्ट ऐसे आप उसको उसका रिजल्ट बताएगा, उसकी स्पेसिफिकेशन बताएगा, उसके सर्कमस्टांसिस बताएगा। इधर हम उसकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं कॉज एंड इफेक्ट ऐसे की कि देयर आर सेवरल रीजन वाई सो पीपल अटेंड द ओलंपिक गेम्स, के ओलंपिक गेम्स लोग क्यों खेलते हैं। अब आपको ना एग्जांपल बता रहा है
कि कॉज एंड इफेक्ट की एग्जांपल, पहले ओलंपिक गेम्स की कॉजेज बताएगा, फिर उसके इफेक्ट बताएगा। जैसे ऊपर उसने कंपैरिजन कंट्रास्ट करके दिखाया ना आपको, एक्सपोजिटरी राइटिंग और दूसरा क्रिएटिव राइटिंग में, वैसे ही इधर बताएगा। अच्छा, वो कहता है सेवरल रीज़न है कि ओलंपिक गेम्स लोग क्यों अटेंड करते हैं और वॉच देम ऑन टेलीविजन, उनको लाइव क्यों अटेंड करते हैं, टेलीविजन पे क्यों देखते हैं ओलंपिक गेम्स को। वन रीज़न इज ट्रेडिशन, एक रीज़न तो है कि रिवाज होता है वो वहाँ के लोगों का। द नेम ऑफ ओलंपिक एंड द टॉर्च एंड फ्लेम रिमाइंड पीपल ऑफ द एंशिएंट गेम्स, उन्हें कदीम जो गेम है, एंशिएंट गेम्स है, पुराने ज़माने की गेम है, उसकी याद दिलाती हैं। पीपल कैन एस्केप द ऑर्डिनरेंस ऑफ डेली लाइफ बाय अटेंडिंग और वाचिंग द ओलंपिक्स। क्या होता है कि वो अपनी जो डेली लाइफ की रोज़ की रूटीन है उससे वो फेड अप हुए होते हैं, उससे उनको एक फरार होने का मौका मिल जाता है ओलंपिक गेम्स को अटेंड करके देख के। दे लाइक टू आइडेंटिफाई विद समवन एल्स इंडिविजुअल सेक्रीफाइस एंड अकम्पलिशमेंट, किसी और के साथ वो लोग किसी और की अकम्पलिशमेंट सेक्रीफाइस वो उसको एंजॉय करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। डेफिनेटली उनकी फीलिंग गेम्स में, एक पार्टी के साथ आपकी फीलिंग अटैच हो जाती है ना, तो आप उसके साथ ही, यानी कि उसके ज़्यादा स्कोर करें तो आपको खुशी होती है, अगर वो थोड़ा लूज़ कर रहा है तो आपको गम, मतलब गम एक किस्म का दुख होता है ना, तो इसलिए आपकी जो फीलिंग्स हैं वो समवन एल्स के साथ अटैच होना शुरू हो जाती हैं। नेशनल प्राइड इज़ अनदर रीज़न, डेफिनेटली अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा हो तो फिर डेफिनेटली आप अपने कंट्री को, अपने नेशन को सपोर्ट करेंगे। एंड एन एथलीट्स और अ टीम्स हार्ड अर्न विक्ट्री बिकम्स अ नेशंस विक्ट्री, डेफिनेटली अगर आपकी टीम विन करेगी तो आपकी नेशन की विक्ट्री, आपकी खुशी है। देयर आर नेशनल मेडल काउंट्स एंड पीपल कीप ट्रैक्स ऑफ हाउ मैनी मेडल्स देयर कंट्री एथलीट्स हैव वॉन। वो कहते हैं नेशनल मेडल का काउंट होता है, यानी कि लोग गिनते हैं, वो कहते हैं कि इस एथलेटिक गेम में, इस ओलंपिक गेम में हमारे जो कंट्री उसने इतने मेडल्स विन किए। वेल, आपने पॉइंट पे रहना। पॉइंट ये है कि हम काज एंड इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहले उसने काजेज बताए ओलंपिक गेम खेलने के, फिर उसने इफेक्ट्स बताए कि लोगों अपनी सेक्रीफाइस, अकम्पलिशमेंट, अपनी फीलिंग्स, इंडिविजुअल फीलिंग्स से अटैच करते हैं। उसके बाद विक्ट्री के बारे में बताया उसने, फिर उसने नेशन विक्ट्री के बारे में बताया, फिर उसने मेडल्स के बारे में, उसको विन करने के बारे में बताया। समझ रहे हैं ना बात, काज इफेक्ट डिस्कस ऐसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम सोल्यूशन। प्रॉब्लम जैसे ऊपर काज एक में पहले डिस्कस किया, फिर इफेक्ट्स, ऐसे ही पहले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ऑथर स्टेट्स अ प्रॉब्लम एंड लिस्ट वन और मोर सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है, पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करता है ऑथर, फिर उसके बारे में जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन उसके पास होते हैं वो उनके बारे में बता देता है। अ वेरिएशन ऑफ दिस पैटर्न इज द क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट इन विद द ऑथर पोजेज अ क्वेश्चन एंड देन आंसर्स इट। ठीक है, इसमें क्या है कि ऑथर खुद ही एक क्वेश्चन पोज करेगा, फिर उसको खुद ही उसका आंसर करेगा। ये इसके कीवर्ड्स हैं। एग्जाम्पल है प्रॉब्लम सोल्यूशन के, देखते हैं हम इसको। One problem with the modern Olympics is that it has become very big and expensive to operate। ठीक है, वो कहते हैं जो मॉडर्न ओलंपिक्स है उनके साथ मसला ये है कि बहुत बड़े लेवल पे हो गए और एक्सपेंसिव हो गए, यानी कि महंगा हो गया उनको ऑपरेट करना। द सिटी और कंट्री दैट होस्ट द गेम्स ऑफन लूजेज अ लॉट ऑफ मनी। तो डेफिनेटली जो होस्ट करते हैं गेम्स को वो ढेर सारा उस पर उनको एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, ज़्यादा सा उस पर उसको उनको करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। अ स्टेडियम, पूल्स एंड प्लेइंग फील्ड्स मस्ट बी बिल्ट फॉर द एथलेटिक एंड इवेंट्स एंड हाउसिंग्स इज़ नीडेड फॉर द एथलेटिक्स हु कम फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, एक तो वो पहले खेलने के लिए जगह, स्टेडियम, पूल, प्ले ग्राउंड, वट एवर जो भी पहले उनको बिल्ड करना है। उसके बाद अगर बाहर से एथलेटिक्स आए हुए हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी नेशन के आए हुए हैं, उनके रहने के लिए भी बंदोबस्त करना है, उनकी आपको अकोमोडेशन भी तैयार करनी है। एंड ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज़ आर यूज फॉर ओनली 2 वीक्स। और ये सारा का सारा सेटअप आपको 2-3 हफ्ते के लिए करना है, परमानेंट तो करना भी नहीं है। तो टेम्परेरी जो चीज़ करें उस पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स आते हैं डेफिनेटली। In 1984, Los Angeles solved this problem by charging a fee of for comparison। वो कहता है कि 1984 में ऐसा हुआ, लॉस एंजल्स ने इस मसले को अब देखें उसने खुद ही मसले को उजागर किया ना, अब उसका हल भी वो खुद ही बता रहा है राइटर। देख रहे हैं ना आप कैसे प्रॉब्लम सोल्यूशन वाली स्टेटमेंट कैसे इस पे अप्लाई हो रही है। अच्छा, कैसे उसने इसका सोल्यूशन दिया। अ फी फॉर कंपनीज हु वांटेड टू बी ऑफिशियल स्पॉन्सर्स ऑफ द गेम्स। कंपनीज स्पॉन्सर करेंगे गेम को, वो फी पे करेंगी। वो कह रहा है कंपनीज लाइक मैकडोनल्ड्स पेड अ लॉट ऑफ मनी टू बी पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स। Many buildings that were already built in the Los Angeles area were also used. The Coliseum where the 1932 games were held was used again, and many colleges and universities in the area become playing and living sites। ठीक है कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल या उनका एरिया, उनके प्ले ग्राउंड बड़े बड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी होते हैं ना इस पर्पज़ के लिए, तो उन पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स नहीं लगते, वो यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब ओलंपिक गेम्स की उसने पहले प्रॉब्लम बताई, साथ ही उसने सोल्यूशन बता के हमारा काम सॉल्व कर दिए। ठीक है, ऐसे आप
एक्सपोजिटरी राइटिंग को प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टेटमेंट में या कॉज इफेक्ट स्टेटमेंट में, कंपैरिजन कंट्रास्ट स्टेटमेंट में या डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपने राइटिंग करनी है एक्सपोजिटरी में, आपने उसके मेन फीचर्स याद रखने हैं जो हमने स्टार्ट में पढ़े हैं। ठीक है, अगेन कहूँगी इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इसको कर पाएंगे एक्सपोजिटरी राइटिंग को, वरना ये समथिंग डिफिकल्ट। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।